नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग के खाखरा में बीते 36 घंटों से भी ज्यादा समय से बंद है। मार्ग खोलने के लिए नेशनल हाईवे की मशीनें लगाई हुई हैं, लेकिन खाखरा के पास सम्राट होटल में लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण इस मार्ग को खोलने में परेशानी आ रही है। तो वहीं राहगीरों को लॉकडाउन के कारण दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बीते 36 घंटों से एनएच में फंसे राहगीरों को खाना पानी तक नहीं मिल रहा। ऐसे में फंसे राहगीर ऊंची पहाड़ी और जंगलों से होकर पैदल ही अपने गंतव्य को निकलने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी फंसे लोगों की मदद न करने पर उन पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर विगत 36 घंटे से अभी तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर गाड़ियों की जो कतार है बहुत लंबी है। खाखरा तक ये कतार लगी हुई है और जैसा कि आजकल लॉकडाउन में सारे होटल वगैरह बंद हैं तो बेचारों को खाने पीने के बड़े लाले पड़े हुए हैं और प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था यहाँ पर अभी तक नहीं है और अभी भी मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि रोड आज खुल जाएगी। आपको बता दें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे सोमवार को भूस्खलन होने से बंद हो गया था। हाईवे का 40 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। एनएच के अधिकारियों के अनुसार दोपहर तक राजमार्ग को खोलने का प्रयास किया जा रहा है और उधर हाईवे बंद होने से रुद्रप्रयाग व चमोली जिले में जरूरी वस्तुओं की सप्लाई भी ठप हो गई है। जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर रविवार रात को ही मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी से लगे 200 मीटर क्षेत्र में हुए भारी भूस्खलन के कारण यह मार्ग बंद हो गया। इस समस्या के चलते हाईवे पर दोनों तरफा यातायात बंद हो चुका है। ऑल वेदर रोड परियोजना में निर्माणाधीन होने के कारण इस क्षेत्र में हाईवे पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है। लगभग 100 मीटर हिस्से में पहाड़ी से भारी मलबा व बोल्डर हाईवे पर गिरे हुए हैं। भारी मलबे से आपको बता दें कि पुश्ते का करीब 40 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है और सोमवार सुबह 6 बजे से एनएच व ऑल वेदर रोड परियोजना में कार्य कर रही कार्यदायी संस्था द्वारा मलबा उठाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन मंगलवार सुबह तक भी हाईवे पर यातायात को बहाल नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ हाईवे के अवरुद्ध होने से रुद्रप्रयाग व चमोली जिले में कई जरूरी चीजों की सप्लाई न होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाखरा से 2 किलोमीटर आगे सम्राट होटल के समीप हाईवे पर यह भूस्खलन हुआ था, जिस कारण सड़क का करीब 40 मीटर का हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। मलबा सफाई के बाद ध्वस्त हुए क्षेत्र में ऊपरी तरफ नई कटिंग कर सड़क बनाकर वाहनों की आवाजाही करवाई जाएगी। आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर तक यातायात सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता प्रियंका जगोरी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रियंका, जानना चाहेंगे कि भारी बारिश के कारण इस मार्ग पे जो भूस्खलन हुआ है, कहा तो ये जा रहा है कि आज दोपहर तक इस मार्ग को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है, जितनी बड़ी संख्या में भूस्खलन हुआ है, पहाड़ी से पत्थर गिरे हैं और जो निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड का भी जो कार्य चल रहा था उसके भी बोल्डर टूट कर यहाँ पर गिरे हैं। क्या कुछ अपडेट है प्रियंका आपके पास? बिल्कुल उमंग, बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से बारिश हो रही है पहाड़ी इलाकों में, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उस कारण पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसा होता है कि भूस्खलन आने से मार्ग बंद होता है। तो वहीं जिस तरीके से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन आया है तो उसे खोलने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि आज दोपहर तक खोलने की बात कही गई थी, लेकिन अभी भी वहां पर जिस तरीके से कार्य चल रहा है, लगातार जेसीबी मशीनें हैं और जो यहाँ पर लोग हैं वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से मार्ग बंद होने से जो आम लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खाने पीने की यहाँ पर समस्या आ रही है। एक तो लॉकडाउन की स्थिति है और दूसरा इस मार्ग जिस तरीके से बंद होना, कहीं ना कहीं लोगों की यहाँ पर समस्याएं बढ़ रही है। बिल्कुल प्रियंका, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वजह से यानी कि भारी बारिश की वजह से ये भूस्खलन हुआ है और मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो अभी उत्तराखंड में और भी ज़्यादा भारी बारिश देखी जा सकती है। ऐसे में यहाँ से तो मलबा साफ करना ही है, लेकिन एहतियात के तौर पर क्या और जगह इस प्रकार की चेतावनी जारी कर दी गई है ताकि इस प्रकार की मुसीबत से लोग बच सकें? क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि कई पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, भले ही संख्या उनकी कम हो, लेकिन अगर इस प्रकार के भूस्खलन और ज़्यादा जगह होते हैं तो वहां पर और भी ज्यादा समस्या देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से बारिश का यहाँ पर अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है, तो ये हर साल की समस्या यहाँ पर होती है। खासकर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भूस्खलन और रास्ते जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं जी। भूस्खलन के चलते। तो लोगों को जो होती है यहाँ पर परेशानियां होती है और खाने पीने की समस्या होती है, क्योंकि उनका जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी है उसका टूट जाना उनकी समस्याओं को बढ़ा देता है। और साथ ही यहाँ पर पर्यटन जो लोग आते हैं उनको यहाँ पर परेशानियां होती है। जिस तरीके से मार्ग यहाँ बंद हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार तो कई ऐसे वादे करती है कि उनकी व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बारिश का जो भारी बारिश की अगर यहाँ पर बात करें, उसके चलते जो मार्ग भूस्खलन से खराब हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, तो ये मुश्किलें पैदा करती है। जी बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, अब उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार यानी कि आज दोपहर तक ये मलबा साफ कर दिया जाएगा और आवाजाही के लिए इस मार्ग को खोल दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के रैणी क्षेत्र में ग्लेशियर की स्थिति का जायजा लेकर वापस लौटी एसडीआरएफ की एक टीम के मुताबिक ग्लेशियर से कोई खतरा नहीं है। ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी हुई झील भी साफ है। दरअसल पूर्व में ग्रामीणों ने ग्लेशियरों के ऊपर दरार पड़ने की आशंका जताई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को मौके का मुआयना करने के लिए रवाना किया गया था। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम ने उस क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि ग्लेशियर से ग्रामीण इलाकों को फिलहाल कोई खतरा नहीं है और न ही ग्लेशियर के ऊपर किसी प्रकार की दरार पड़ी है। तो मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कोरोना महामारी को आपको बता दें खत्म करने के लिए जहां एक और वैक्सीनेशन और दवाइयां युद्ध स्तर पर यहां पर भेजी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी भगाने के लिए अब बाबा केदार के दरबार में भी दुआएं मांगी जा रही हैं। केदारनाथ में मौजूद तीर्थ पुरोहितों के हिसाब से आपको बता दें कि नियमित रूप से उन्होंने रुद्राभिषेक कर बाबा केदार से कोरोना महामारी को खत्म करने की प्रार्थना की है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। वर्तमान में जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली है, इसके कारण इस केदारनाथ धाम की यात्रा बंद है और हम लोगों द्वारा जो यहाँ के केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित हैं, भगवान केदारनाथ जी का नियमित पूजन अर्चन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के निवारण के निमित्त हम लोग यहाँ पर डेली भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं और इसका फल दिख भी रहा है कि कोरोना महामारी का धीरे धीरे प्रभाव कम हो रहा है। मैं भगवान केदारनाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा, हे भगवान, जो ये महामारी है इसका जल्द से जल्द विनाश हो और जो जनजीवन है पहले की तरह सामान्य हो। आपके सभी भक्त आपके दर्शन के लिए पहुंचे। जय बाबा केदार। तो मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड के रैणी क्षेत्र में ग्लेशियर की स्थिति का जायजा लेकर वापस लौटी एसडीआरएफ की एक टीम के मुताबिक ग्लेशियर से कोई खतरा नहीं है। ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी हुई झील भी साफ है। दरअसल पूर्व में ग्रामीणों ने ग्लेशियरों के ऊपर दरार पड़ने की आशंका जताई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को मौके का मुआयना करने के लिए रवाना किया गया था। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम ने उस क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि ग्लेशियर से ग्रामीण इलाकों को कोई खतरा नहीं है और न ही ग्लेशियर के ऊपर किसी भी प्रकार की दरार पड़ी हुई है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्येंद्र पुंडीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, जो ऋषि गंगा है उसका जो उद्गम स्थल है उसके पीछे जो वहाँ पे ग्लेशियर जो पहले से ग्लेशियर बने हुए हैं, उसमें जो वहाँ के जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों की एक टीम जब ऋषि गंगा के उस मुहाने पे पहुंची तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो ग्लेशियर है उसमें कई दरारें पड़ी हुई हैं। लेकिन उसके बाद एसडीआरएफ की जो टीम है वो वहाँ निरीक्षण करने पहुंची और उसके बाद वहाँ पे जो वैज्ञानिकों की एक टीम है उन्होंने भी वहाँ पे हवाई सर्वे किया और एसडीआरएफ की जो टीम है वहाँ से निरीक्षण करके मुआयना करके जब नीचे पहुंची तो उनका कहना था कि वहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है कि जिससे कि वहाँ पे जो ग्लेशियर टूटने की संभावना रही, क्योंकि आजकल जो चमोली में
बीते 2-3 दिन से जो बारिश भी हो रही है और उसके बाद जो बर्फबारी हुई, तो उसके बाद वहाँ पे जो कच्ची बर्फ थी उसमें थोड़ी बहुत दरारें थी, तो वो कहीं ना कहीं ग्लेशियर टूटने की जो संभावना थी वो वहाँ पे नहीं है। और फिलहाल जो रैनी जो गाँव है, क्योंकि 7 फरवरी को जो जल प्रलय वहाँ पे आया था, उससे जो वो लोग डरे हुए हैं। इस कारण उन लोगों को वहाँ पे आशंका थी कि यहाँ पे ग्लेशियर टूट सकता है, लेकिन ऐसी कोई वहाँ पे खतरे की बात नहीं है। और एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि जो ग्लेशियर है वो वहाँ पे टूटने की कोई संभावना नहीं है। जी जी बिल्कुल सत्येंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब ग्रामीण लोगों को भी थोड़ी तसल्ली ज़रूर मिली होगी इस खबर को सुनकर। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हुई। बता दें कि पहाड़ों में बदले मौसम से ऊंचाई वाले इलाके जैसे कि हेमकुंड साहिब में बर्फबारी की बात कही जा रही है। हेमकुंड साहिब में 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिससे निचले इलाकों में तापमान में गिरावट आई है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते इस बार अभी तक हेमकुंड साहिब के कपाट नहीं खुल पाए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना को लेकर अब स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1156 संक्रमित मरीज मिले और 44 मरीजों की मृत्यु हुई है, जबकि 3039 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कुल संक्रमितों की अगर बात की जाए तो यह संख्या 3,29,494 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को 29,310 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 13 जिलों में 1,156 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 205 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 6,452 मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 3,039 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। तो वही आपको बता दें कि सितारगंज में मदरसा उम्मते मोहम्मदिया में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 45+ आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। तो वहीं डॉक्टर महेश चंद ने बताया कि वार्ड नंबर 11 में मदरसा उम्मते मोहम्मदिया में पूर्ण वैक्सीन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों के साथ जागरूकता कार्यक्रम किया गया। तो वहीं लोगों को 45+ आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही कोरोना वैक्सीन लगवाने से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया गया। मदरसे में मीटिंग जो कराई गई है, आप देख रहे हैं ये मदरसा उम्मते मोहम्मदिया में आज ये वार्ड नंबर हमारा जो है कि 12 है। और इस 12 में ये दरअसल ये जो जागरूकता के लिए है कि जो अशिक्षित लोग हैं, आजकल भ्रम बहुत फैल रहे हैं वैक्सीन को लेकर, अंडर कोविड-19 को लेकर बहुत सारी वैक्सीन जो है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। उस भ्रम को समाप्त करने के लिए और अधिक से अधिक लोग, अभी थोड़े दिन पहले 45+ के जो है कि टीके हमारे यहाँ क्षेत्र में कम हो गए थे, लेकिन अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, डीडीओ साहब से भी बात हुई है, और भरपूर मात्रा में जो है कि इस समय हमारे क्षेत्र में 45+ वाले जो है कि वैक्सीन हो गई हैं। जगह जगह जो है क्षेत्र में इसकी जो है कि कैंप लगाकर हम 45+ वालों को वैक्सीन लगाने की अपील करते हैं। हमने आज कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं और मदरसा के जो संचालक वो लोग भी हैं। तो विशेषकर इसमें कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक किया गया लोगों को कि कोरोना के जो टीका है वो आवश्यक रूप से लगाया जाना है। कोरोना के संबंधित जो जानकारियाँ वो यहाँ पर दी गई और सभी जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है यहाँ पर शीघ्र ही कैंप लगाया जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन हेतु यहाँ पर प्रतिभाग कराया। देखिए, इसमें 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही है और 18 से 45 वालों को भी वैक्सीन लग रही है, 18 से 40 वालों को भी वैक्सीन लग रही है। तो 45 से ऊपर वालों के लिए तो हम लोग जगह जगह कैंप कर रहे हैं। रोस्टर, साप्ताहिक रोस्टर बनाया गया है प्रशासन की ओर से। तो वहीं आपको बता दें कि मदरसा उम्मते मोहम्मदिया में
कोरोना वैक्सीनेशन के लाभ के बारे में बताया गया और उसको लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया तथा आपको बता दें कि इस जागरूकता कार्यक्रम के अंदर सभी लोगों को ये बताया गया कि कोरोना वैक्सीन से आपको क्या कुछ लाभ है, क्योंकि अगर आप एक बार वैक्सीन लगवाते हैं तो कम से कम कोरोना के गंभीर खतरे से बच पाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में नई गाइडलाइन के मुताबिक बाजार खोलने की अनुमति के बाद बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। ऐसे में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। शहर के हर चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रही। तो वहीं पुलिस और प्रशासन को भीड़ को काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि कई लोग इस दौरान बिना मास्क के बाजारों में भी घूमते नजर आए, जिसमें पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुछ लोगों के चालान भी काटे। तो वही बाजारों का जायजा लेने निकली न्यूज इंडिया की टीम से दुकानदारों ने अपील की है कि अभी इस तरीके की स्थितियों और संक्रमण की दर को ध्यान में रखते हुए बाजार खोलने पर अवधि को निर्धारित किया जाए। साथ ही लोगों से भी अपील की है कि बाजार में बहुत जरूरी काम के चलते ही निकले और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें। 12 बजे तक का बाजार तो खुला, दुकानदारी तो है नहीं, खाली एक किराने का कारोबार है। और ये लॉकडाउन में सब मुद्दा चल रहा है, आदमी के पास पैसा है या नहीं है। कारोबार तो खाली खाने पीने का आदमी व्यवस्था देख रहा है और कोई कारोबार तो है नहीं। शादी ब्याह सब कारोबार बंद है। हमारा भी शादी ब्याह का कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। दुकानों पे बाजार में ग्राहक तो है, लेकिन दुकानें पूर्ण रूप से खुली नहीं रही कोई भी। और जो जरूरत की चीज़ें है जो मिलनी चाहिए लोगों को मिल नहीं पा रही है। अच्छा। और दिक्कतों का सामना करते हुए कस्टमर माल खरीद ही रहा है। तो मतलब किस तरह दुकानदारी हो रही है इस टाइम आपकी, जैसे पहले होती थी दुकानदारी? ना दुकानदारी पहले की तरह कहाँ होगी, पहले की तरह तो उम्मीद नहीं है पहले की तरह, लेकिन कस्टमर की जरूरत की चीज़ें मिल ही रही है, थोड़ी थोड़ी करके मिल रही है। बता दें कि जिस प्रकार से जैसे जैसे कई राज्यों में संक्रमण कम हुआ है, वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन बात यहां पर आपको बता दें कि जैसे ही अनलॉक यहां पर किया गया है, बाजारों में इतनी भीड़ उमड़ी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। तो वहीं प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चूफाल ने पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि कोरोना के साथ विकास संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न पेयजल परियोजना कार्यों में तेजी लाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। विधानसभा में पेयजल विभाग के अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए गए कि पंपिंग योजना को प्राथमिकता दी जाए और युद्ध स्तर पर पेयजल योजनाओं को लागू किया जाए, जिससे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चूफाल ने निर्देश दिए कि समय पर सभी डीपीआर तैयार करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन बैठक को महत्व दिया जाए और जरूरत पड़ने पर पेयजल योजना से संबंधित डीपीआर को घर बैठकर भी तैयार कराया जाए। इस बैठक का उद्देश्य एक तो ये था कि इस गर्मी में भी कोरोना महामारी के बीच में भी जल पेयजल विभाग ने बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम किया। कहीं भी पानी की समस्या वो जहाँ पर थी, खच्चरों द्वारा आपका हेड लोड से भी पानी पहुँचाया, टैंकर के माध्यम से भी कोरोना की इस महामारी में। बाद आप लोग अभी शुरुआत करेंगे, क्योंकि पैसे आप लोग अभी शुरुआत करेंगे, क्योंकि पैसे आप तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता विशाल गर्ग फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल उमंग, प्रदेश के जो पेयजल मंत्री है बिशन सिंह चौफाल जी ने आज जिस तरह से पेयजल विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है, उन्होंने साफ तौर से निर्देशित कर दिया है अधिकारियों के कि कोरोना के साथ साथ जो संबंधित कार्य है, जो विकास कार्य है, उनको प्राथमिकता दी जाए और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो विभिन्न पेयजल योजना जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, उसमें जल्द से जल्द तेजी लाई जाए। क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि पहाड़ों में पानी सेव करने की जगह जो है वो लोगों के पास नहीं हो पाती, तो ऐसे में कई बार पानी की समस्या लोगों में आ जाती है। तो उस पर समाधान करने के इन्होंने निर्देशित कर दिया है सभी को और साथ ही पंपिंग योजना को प्राथमिकता
दिए जाने पर भी इन्होंने जोर दिया है, जिसमें पेयजल मंत्री चौपाल ने निर्देश किया है। जी बिल्कुल विशाल, माफ कीजिएगा आपको इंटरप्ट मैं बीच में कर रहा हूं। हमारे साथ में पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौपाल खुद जुड़ चुके हैं। बिशन जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी बिशन जी, जानना चाहेंगे आज आपने जो मीटिंग ली है उस मीटिंग में क्या कुछ मेन पॉइंट्स रहे? जो आज की मीटिंग थी, ये मीटिंग में ये तय किया गया कि जो कोरोना महामारी के पीरियड में जिस प्रकार से इतनी गर्मी पड़ी थी, उस गर्मी के समय में पेयजल विभाग ने घर घर पानी पहुंचाने का काम किया। जी तो पानी, और इस समय भी अब बरसात के समय में भी, क्योंकि विशेषकर पहाड़ों में मानसून बारिश से पेयजल योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं, तो लाइनों को समय पर ठीक करने के लिए हमने कहा कि अभी से तैयारी करें और स्टोर में पाइप होना चाहिए। आ रही आवाज? जी जी बिल्कुल, बोलिए सर। हाँ, तो समान होते ही वो कर लिया। इसलिए सबको विभाग को निर्देशित किया गया कि भाई विकास कार्यक्रम को भी हमको बढ़ावा देना पड़ेगा। कोविड के जो मानक है, उस मानकों को देखते हुए विकास कार्यक्रम को, लोगों को रोजगार दिलाना है और लोगों को रोजगार के साथ साथ विकास कार्यक्रम भी आगे बढ़ेंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। जी बिल्कुल बिशन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं ठीक है, कोरोना महामारी भी चल रही है और सरकार उससे भी लड़ रही है, लेकिन जहाँ पे बात विकास के कार्यों की है और अगर पेयजल विभाग के जो भी कार्य हैं वो पूरे होंगे तभी जनता को थोड़ी राहत भी मिलेगी। फिलहाल आपके इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में मौसम पल पल करवट बदल रहा है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से आज प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी जनपदों में गरज के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश जनपदों में गरज और चमक के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। विशेषकर देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपद के अनेक स्थानों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा देखने को मिली है। आज 1 जून को उत्तराखंड के अनेक स्थानों में और 2 जून को कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। इसमें जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे विशेषकर जो पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी और देहरादून जनपद है, इनमें कहीं कहीं तीव्र बौछार पड़ने की भी संभावना है। जबकि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। उसके बाद 3 तारीख से उत्तराखंड में वर्षण में थोड़ी कमी की संभावना है। तो 3 तारीख को उत्तराखंड के कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।